बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ 14, खान पान की बदलती तस्वीर। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको खान पान के स्वरूप के बारे में बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पुराने समय की धीरे धीरे खत्म हो गई, समाप्त हो गई, नई चीज़ें प्रथा में आ गई, या जिन चीज़ों को हम बहुत परिश्रम से बनाते थे, बहुत महंगी होती थी, उन चीज़ों में भी बदलाव आ गया खान पान में। क्योंकि आज गृहिणियाँ कामकाजी भी हो गई हैं, तो उन्हें घर के साथ साथ दफ्तर भी संभालना होता है। ऐसी स्थिति में वे झटपट तैयार हो जाने वाले खाने को, भोज्य पदार्थों को ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तो खान पान के इस बदलते स्वरूप ने मानव के अंदर एक परिवर्तन तो किया ही, साथ ही साथ हम प्रत्येक प्रदेश के भोजन को हर जगह प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके इतने फ़ायदे मिले हैं कि इसी खान पान के रोज़गार से उनका जीविकोपार्जन चल रहा है, यानी जीवन में धन कमाने का वो साधन बन गया है। और अपने प्रदेश की खूब पसंद की जाने वाली चीज़ों को वो बाज़ार में उतार कर उससे अच्छा धन कमा सकते हैं। तो खान पान की बदलती तस्वीर ने लोगों के रहन सहन, तौर तरीके सब में एक बदलाव किया है। भारी भरकम भोज्य पदार्थों के बनाने और खाने के प्रचलन में या तो कमी हुई है या तो उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुआ है। आज हमारे पास जिन चीज़ों को पहले हम सिर्फ खुद से घर में बनाते थे तभी हमें वो मिलता था, आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि हम उनमें से बहुत सारी चीज़ों को बाज़ार से खरीद लेते हैं। जैसे मैंने इससे पहले अभी पाठ में बताया था, खरबूजे के बीज को सुखाना, छीलना। आज अगर हम चाहें तो हमें पैकेट बंद ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अचार पापड़ जो घर की शोभा हुआ करते थे, आज समय के अभाव ने उसे रोजगार के रूप में परिवर्तित किया और उसे अचार और पापड़ का अच्छा खासा रोजगार चल निकला कि लोग घरों में बैठे बैठे लघु उद्योग की तरह इसे बढ़ा रहे हैं और बाजार में अपना एक स्थान बना लिए हैं। जिसके पास जितनी आमदनी या पैसे का जरिया है, उसने अपने व्यापार को उसी तरह विस्तृत रूप, सुंदर आकार देकर शुरू किया। लेकिन जिसके पास प्रारंभ में पैसों की कमी है, वे उसे छोटे स्तर से शुरू करते हैं और बाद में उसे एक नाम, एक ब्रांड बना करके बाज़ार में उतार देते हैं। लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा। लिज्जत पापड़ कभी छोटे से लघु उद्योग के रूप में था, लेकिन आज बाज़ार में अपनी पहचान बना चुका है। तो खान पान की इस बदलती तस्वीर ने लोगों को नया रूप, नया रास्ता सिखाया है। तो मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ा दिया था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है
कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार यानी जो चीज़ें समाज से लुप्त हो गई हैं उनको पुनः समाज में स्थापित करना पुनरुद्धार है। तो बहुत सारे खान पान की चीज़ें एकदम विलुप्त हो गई थी और उनका पुनः उद्धार करके बाजार में एक स्थान दिया गया, जिन्हें अब हम एथनिक शब्द है एथनिक शब्द है एथनिक यानी एथनिक किसे कहते हैं? जो चीज़ें स्थानीय व्यंजन जो बाजार से बिल्कुल समाप्त हो गया था वो पुनः बाजार में अपनी जगह बनाने लगे, तो ऐसी चीज़ों को हम एथनिक कहते हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, यानी कि ऐसे व्यंजनों को सिर्फ 5 स्टार होटलों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें विस्तृत रूप देके उन्हें बाजार देनी चाहिए। बाजार मिलेगा तो उसका प्रचलन बढ़ेगा और लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा, उसे ढूंढा जाएगा, उसकी आवश्यकता महसूस की जाएगी। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। यानी कि कभी एक ज़माना था कि बाज़ार से हम पूरियों का प्रचलन था। सुबह के नाश्ते के दौरान पूरियाँ एक बहुत पारंपरिक भोज्य पदार्थ था, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को अपने नाश्ते में स्थान देकर इसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं और साधारण पूरियों की जगह इसकी क्वालिटी, इसके तौर तरीके को में भी बदलाव ला देते हैं कि इनमें सब्जियां भरी हों, इनमें नमक, जीरा या कोई अन्य चीज़ मिलाई गई हो, इसमें मूली मिलाई गई हो, इसमें प्याज मिलाया गया हो, भरा गया, इसमें सत्तू भरा गया हो, तो रूप बदल देते हैं बहुत सारे खाने पीने के। और एक तरह से इनका प्रचलन में, इनके खान पान के तरीके में थोड़ा बदलाव करके बाज़ार में इन्हें स्थान दिलाया जा सकता है। तो यही कह रहे हैं कि एक ज़माना था कि अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। पूड़ी, कचौड़ी या कचौड़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें एक पारंपरिक भोज्य पदार्थों में आते हैं और लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। अब ऐसे में जब इनके पसंद करने वाले लोग कम हो जाएंगे तो फिर ये धीरे धीरे बाज़ार से पूरी तरह गायब भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। पहले मौसमी सब्जियों से भरे समोसे का प्रचलन था, यानी इन चीज़ों में जो आज समोसे आलू भरे हुए होते हैं
पुराने ज़मानों में जब घरों में समोसे का प्रचलन हुआ तो इसकी पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए इन समोसों में सब्जियां भरी जाती थी। आज तो हम समोसे का मतलब ही समझते हैं कि उसमें आलू मिलेगी अधिकतर, या बहुत बार कुछ ड्राई फ्रूट और मटर, हरी मटर जैसी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। धीरे धीरे जो सब्जियों के भरे हुए समोसे थे वो बाज़ार से बिल्कुल लुप्त हो गए, घरों से भी लुप्त हो गए। आज लोगों को प्रचलन में क्या आ गया है, वो आलू वाले समोसे की जो हम बात कर रहे हैं अधिकतर वो होता है, या कभी कदा जाड़े वगैरह में हरी मटर को भी उसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो थोड़ा बदलाव आया। लेकिन यही चीज़ अगर हरी सब्जियों के या सब्जियों के भरे हुए हों तो उसमें स्वाद और पौष्टिकता दुगनी होगी और लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाएगा। तो एक तरीका ये है कि मौसमी सब्जियों से भरे हुए जो समोसे थे वो अब बिल्कुल नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है, यानी कहने का मतलब उनका भी स्थान बदल रहा है, लोगों की पसंद बदल रही है, खाने का तौर तरीका बदल रहा है। महंगाई की मार ने इन चीज़ों में परिवर्तन ला दिया है। तो उत्तर भारत में जो चीज़ें हमें मिलती थी आज वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले लोगों के पास ये रोजगार के लिए, जब इन चीज़ों को मैंने आपसे अचार और पापड़ की बात की और बताया आपको कि प्रत्येक भोज्य पदार्थों का भोज्य पदार्थों की ये शान है कि उनकी थाल में अचार और पापड़ साथ में हो। जब कभी इस चीज़ को रोजगार के रूप में सोचा गया तो यही सोचा गया था कि घरों में बनने वाले अचार को बाज़ार में व्यापार के रूप में प्रयोग करके इसे अच्छी लागत में बेच करके, खर्च में बना करके और फिर इन्हें अच्छा पैसा कमाने का साधन बना लें। और उस समय अगर आप इसको छोटे स्तर पर शुरू करें तो आप घरों में अचार को बना करके और उसको पॉली बैग में पैक करके बेचते थे। कोई ब्रांड और कोई नाम नहीं देते थे, लेकिन जब लोगों के द्वारा पसंद, और तो और मैंने यहाँ तक देखा है कि इन्हें वे पैकेट बंद करके प्लास्टिक की थैलियों में पैकेट बंद नाप तौल के हिसाब से वज़न बना के और एक दाम लिख करके इसको फुटकर रूप में गली मोहल्लों में, घरों में, दरवाजे दरवाजे सर पर रख कर भी बेचते थे। तो देखिए इनके पास न कोई अतिरिक्त खर्च आया, न किसी दुकान की ज़रूरत, न इनके पास किसी ब्रांड और नाम की ज़रूरत, और ये गली मोहल्लों में खुद से फेरी लगाकर चीज़ों को बेच देते थे। तो बहुत सारे अतिरिक्त धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और जैसे जैसे मांग बढ़ती थी, जैसे जैसे खपत बढ़ती है, वैसे वैसे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति बिल्कुल ज़मीन से उठकर धीरे धीरे चीज़ों को अगर बढ़ाए तो यही खान पान का बदलता स्वरूप आज अच्छे रोजगार के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम आधुनिकता के चलते उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। अब खान पान के स्वरूप में स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चेतनता आई है। पहले के ज़माने के लोग शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करते थे। इस आधार पर उनका जो भोज्य पदार्थ जो सेवन करते थे प्रतिदिन, उनमें और आज के भोज्य पदार्थों में बहुत अंतर आ गया है। क्योंकि पुराने समय में शारीरिक श्रम करने के कारण वे कितना भी तला भुना और गरिष्ठ भोजन कर लेते थे तो उसे पचा जाते थे। आज शारीरिक श्रम की मात्रा कम और मानसिक श्रम की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में जो गरिष्ठ भोजन की बात अगर हम करें तो वो पचाना मुश्किल है। लोगों की भाग दौड़ से अब कुर्सियों में बैठकर कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीज़ों पर ही सारा काम कर लेते हैं, दिन दिन भर बैठकर एक चेयर पर। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी तो कम हुई है, लेकिन शारीरिक श्रम भी उसी हिसाब से कम है। मानसिक श्रम बढ़ा है और मानसिक श्रम बढ़ने के कारण जो हमारे शरीर को जो कभी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, आज उसकी जगह हमें प्रोटीन और विटामिन्स की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। चाहे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, कामकाजी महिलाएं हों, जिनको घर और बाहर दोनों में बराबर का योगदान देना पड़ता है, या पुरुष वर्ग हो जो पहले कई कई मील पैदल चलकर या सवारी साइकिल जैसी सवारियों को चलाकर पहुंचते थे, आज उसके रहन सहन में अंतर हो गया है और हर एक के पास सवारी का कोई नया साधन है। दूर दराज क्षेत्रों में उन्हें पहुंचना है, तो ऐसे में शारीरिक श्रम जो है उसका रूप बदल गया है और उसके जगह हम मानसिक श्रम ज़्यादा करने लगे हैं। और अगर मानसिक श्रम ज़्यादा करने लगे हैं तो हमारे भोज्य पदार्थों में भी कुछ बदलाव अवश्य आएगा। खान पान के तरीक़ों में भी अवश्य ही कुछ न कुछ बदलाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों की असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले भोजन परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है।
उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। अब इन्होंने बात की खान पान की मिश्रित संस्कृति की, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खान पान की इस मिश्रित संस्कृति में तमाम प्रदेशों के भोजन एक स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात आपसे करूं शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। बहुत जगह किसी प्रदेश की जो खास चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे दिल्ली के छोले कुलचे या मुंबई की पाव भाजी या गुजरात का ढोकला या पंजाब का मक्के की रोटी और सरसों का साग या बिहार का बाटी चोखा। और ये सारी चीज़ अलग अलग प्रदेश की हैं, लेकिन खास अवसरों पर आज ये विवाह और पार्टियों की शान बने हैं। अब लोगों का मन क्या होता है कि उन्हें सब कुछ खाना है, और अगर सब कुछ खाना है तो संभवतः ये बहुत कठिन स्थिति होती है कि ब्याह वगैरह शादी वगैरह में जितने प्रकार के व्यंजन बने हों, जितने प्रदेश के नमूने हों, उन सारे नमूनों को अगर आप एक प्लेट में भर लेंगे तो आपको किसी भी भोज्य पदार्थ का पूरा स्वाद कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आपके प्लेट में जितनी जगह है उससे ज़्यादा वैरायटी किस्में शादी ब्याह में रखी होती हैं, और खाने वाले का ये मन होता है कि सब कुछ खा ले। उसके चलते वो क्या करता है कि सब कुछ अपनी थाल में परोस लेता है। उसी में मीठा भी है, उसी में खान पान की चीज़ें हैं, उसी में चाइनीज़ फूड भी डाल लिया है, उसी में नाश्ते के जो आइटम है वो भी रख लिया है। तो आप ये बताइए कि खान पान की चीज़ों का स्वाद कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पता चलेगा कि हम मक्के की रोटी और सरसों का साग खा रहे हैं या बिहार का बाटी चोखा खा रहे हैं? क्योंकि सब तो स्वाद में जाकर के एक हो जाएगा। पता लगा आपने मीठी चटनी जो डाली है वो आपकी सब्जी में जा रही है, तो सब्जी का स्वाद बदल गया। तो अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में जो थाल है उसमें ब्याह और शादी में बने हुए सारे भोज्य पदार्थों को आपने उसमें अगर रख लिया है तो उस थाल की क्या स्थिति होगी? आप कहाँ से खाना शुरू करें? कौन सी चीज़ का स्वाद पहले लें? क्या जो स्वाद आपके खान पान का था, आपके भोज्य पदार्थ का था, वो आपकी थाल में जाने के बाद उसी रूप में आपको प्राप्त हो रहा है? तो ये बात अलग है कि ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त तो हो गई देखने के लिए, लेकिन जिसका जो असली स्वाद है उसको अगर हम अकेले खाएं तो संभव है कि वो हमें स्वाद मिले। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सारी की सारी चीज़ें हम एक साथ परोस लें और खा लें तो संभवतः हमारे लिए न तो वो स्वाद के लिए अच्छा है, न वो सेहत के लिए अच्छा है। और तो और छोड़िए, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है जो विपरीत भोज्य पदार्थ हैं जिसको कि एक थाल में नहीं रखना चाहिए, ऐसे भी लोग रखकर खाते हैं। तो इस मिश्रित संस्कृति ने अपने रहन सहन, तौर तरीके, खान पान सब में बदलाव कर दिया है। सब में हर तरह से बदलाव हो गया है
ये बहुत आवश्यक हो गया है। बदलाव अच्छी बात है, बदलाव का सही स्वरूप अच्छा है। उसको हम घर परिवार से निकालकर रोजगार परक बनाकर उसके रूप को परिवर्तन करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेहत की बात अगर करें तो हमें जिस समय जिस तरह के भोज्य पदार्थ खाने चाहिए, अगर वैसी चीज़ें हम नहीं लेते या नहीं खाते तो संभवतः हमारे शरीर के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो भोज्य पदार्थों की मिली जुली संस्कृति है, उसका स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। और आज के दौर में ये फास्ट फूड का जो प्रचलन चल निकला है, वो बहुत बड़ी बात है कि स्वाद में अच्छा होते हुए कम समय में निर्मित होने पर भी क्या वो स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है? जिन फास्ट फूड को हम, चाहे वो नूडल्स हो, मैगी हो, अपने भोजन में जोड़ते हैं, उनके स्वाद में एक अजब तरह का टेस्ट होता है जो बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य की बात आती है तो डॉक्टर प्रायः ये कहते सुना गया है कि नूडल्स और मैगी का सेवन बिल्कुल ना करें या कम से कम करें, क्योंकि ये जिन चीज़ों से निर्मित होते हैं, मैदा और चोकर युक्त आटा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप प्रतिदिन मैदा खाते हैं तो आपके शरीर को की पाचन क्रिया को बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसे पचाने की शक्ति आपके अंदर उतनी नहीं होगी। तो इसीलिए मैदे की रोटी बनाना और चोकर युक्त आटे की रोटी बनाना, अब लोग कहते हैं कि आटे को, गेहूं को पिसाने के बाद आप उसे बिल्कुल न चालें, यानी उस आटे के भीतर जो उसका पीसने वाला पदार्थ है, चोकर जिसको कहते हैं, यदि वो उसके अंदर है और उसकी रोटियां बनती हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ऐसी रोटियों का जो स्वाद होता है उसमें और चाली हुई रोटियों के स्वाद में थोड़ा अंतर हो जाता है। फाइबर तो खूब मिलता है। अब ये फाइबर आपको कितना फ़ायदा करता है, इसके महत्व को अगर आप समझेंगे तो आप आटे को बिना चाले ही खाना पसंद करेंगे कि ये हमारे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को स्वाद के लिए खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो अब तो हम उन्हें सिर्फ वैसी ही चीज़ें पसंद करेंगे जो देखने में सुंदर हो। देखने में मैदे की रोटी बिल्कुल सफ़ेद लगेगी, गेहूं और चोकर युक्त आटे में एक भूरापन होगा, तो देखने में शायद उतनी अच्छी न लगे जितनी आपको मैदे की रोटी दिखाई देगी। लेकिन खाने की बात करेंगे, स्वाद की बात करेंगे, सेहत की बात करेंगे, तो दोनों में अंतर होगा। वो चोकर युक्त आटे की जो रोटी है वो ज़्यादा आपको पसंद की जाएगी, आपके सेहत के लिए अच्छी समझी जाएगी। तो इस तरीके से धीरे 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 करके आज खान पान में इतना बदलाव हो चुका है और उस बदलाव को हमने स्वीकार कर लिया है। हर जगह रहकर, अपनी परिस्थितियों में रहकर, रोज़मर्रा की दिनचर्या को में रहकर हमने अपने खान पान को भी बदल लिया है। आज भारी भरकम भोजन बनाना और खाना दोनों ही हमारे लिए बहुत कठिन कार्य हो गया है, जिसको संभवतः अच्छा लगने के बावजूद भी हम इतना समय निकालकर नहीं बना पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं
तो मैंने आपको इस पाठ 14 को अच्छी तरह समझा दिया कि रहन सहन और खान पान में धीरे धीरे चीज़ें बदलती जाती हैं। अगर हम पहले की बात करें सन 60-वाट के आसपास, तो पूड़ी पराठे और विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पूड़ियाँ, सब्जियाँ भरी पूड़ियों के अंदर कुछ भर के या मिलाकर बनाना एक प्रचलन था। और जब हम थोड़ा और समय 10 साल के बाद के समय को देखते हैं तो पूड़ी पराठा बदलकर जो खान पान में नई चीज़ें जोड़ी गई, उसमें बदलाव आया। तो राजस्थानी भोजन, साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय भोजन पसंद किए जाने लगे, इडली डोसा और ढोकला इत्यादि। आज धीरे धीरे हम पिज्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी ऐसी चीज़ों पर कुछ ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसी तरह देखा जाए तो लोगों के रहन सहन और खान पान में भी परिवर्तन आ गया है, लेकिन परिवर्तन उचित है। अनावश्यक सेहत से समझौता करके परिवर्तन को स्वीकार करना बिल्कुल उचित नहीं है। जो चीज़ें आपको सेहत में फ़ायदेमंद नहीं हैं उनको उतना ही ग्रहण करें जितना आपके शरीर के लिए और स्वाद के लिए समझौते से आपका शरीर जिसे स्वीकार्य कर ले, अन्यथा वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं ये पूरी तरीके से न इसका विरोध करती हूँ और न ही समर्थन, कि बदलाव आवश्यक है। कुछ अर्थों में बदलाव आवश्यक है तो कुछ अर्थों में उसका अनावश्यक प्रयोग भी उचित नहीं है। तो मैंने आपको इस पाठ को बहुत विस्तार से समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।